सोचिए, भारत में एक बहुत बड़ा आर्थिक फैसला लिया जाता है और उसका असली भूकंप सरहद पार पाकिस्तान में महसूस होता है। ये कहानी है कि कैसे एक फैसले ने रातों रात अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े फाइनेंशियल एम्पायर की नींव हिलाकर रख दी। चलिए, इस पूरी कहानी की परतों को खोलते हैं। वो तारीख थी 8 नवंबर 2016। रात का वक्त था और अचानक टीवी पर आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा ऐलान किया कि मानो 130 करोड़ लोगों की सांसें ही थम गईं। देश की दो सबसे बड़ी करेंसी 500 और 1000 रुपए के नोट अब सिर्फ कागज के टुकड़े बनने वाले थे। अगले ही पल देश की तस्वीरें बदल गईं। एटीएम के बाहर मीलों लंबी लाइनें लग गईं, बाजारों में एक अजीब सी खामोशी छा गई और हर घर में बस एक ही सवाल गूंज रहा था कि अब आगे क्या होगा। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे हैरत अंगेज पहलू ये नहीं है। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि इस भारतीय फैसले का सबसे बड़ा झटका दिल्ली या मुंबई में नहीं, बल्कि हजारों किलोमीटर दूर पाकिस्तान के कराची शहर में किसी को लगा। आखिर क्यों? तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से पर चलते हैं जिसका असर हिंदुस्तान से ज्यादा सरहद पार महसूस किया गया, और देखते हैं कि उस ऐलान के बाद कराची में ठीक ठीक हुआ क्या। भारत में नोटबंदी के ऐलान के ठीक सिर्फ 26 दिन बाद 4 दिसंबर 2016 कराची की एक आधी अधूरी बनी इमारत से एक शख्स बहुत ही रहस्यमय तरीके से नीचे गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। ये कोई मामूली आदमी नहीं था। ये वो शख्स था जिसे पाकिस्तान में हवाला का, नकली नोटों का और इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग का बेताज बादशाह माना जाता था। नाम था इसका जावेद खैनानी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये खनानी भाई थे कौन और कैसे इनके अरबों खरबों के क्रिमिनल एम्पायर को भारत के सिर्फ एक फैसले ने रातों रात मिट्टी में मिला दिया। इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। ये कहानी शुरू होती है बंटवारे के दौर से और एक छोटी सी दुकान से जुर्म की दुनिया के सबसे बड़े अघोषित बैंक तक पहुंचती है। तो देखिए, 1947 में बंटवारे के वक्त खनानी परिवार गुजरात से कराची आ गया। फुटपाथ पर करेंसी एक्सचेंज का छोटा मोटा काम शुरू किया। फिर 1980 के दशक में कमान संभाली जुड़वां भाइयों जावेद और अल्ताफ ने, और बस 90s का दशक आते आते उन्होंने हनीफ कालिया के साथ मिलकर केकेआई यानी खनानी एंड कालिया इंटरनेशनल की नींव डाल दी, और यही आगे चलकर एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनने वाला था। अब इनके बिजनेस का जो इंजन था वो था हवाला। ये एक ऐसा सिस्टम है जो सिर्फ भरोसे पर चलता है। मतलब कराची में किसी ने जावेद को नोटों से भरा एक बैग दिया और बस कुछ ही मिनटों के अंदर दुबई में बैठा उसका भाई अल्ताफ उतनी ही रकम किसी और को थमा देता था। कोई लिखा पढ़ी नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं, सिर्फ जुबान की कीमत। आप इनकी ताकत का अंदाज़ा बस इसी बात से लगा लीजिए कि 2000 का दशक आते आते पूरे पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का 40% हिस्सा अकेले केएलआई कंट्रोल करता था। ऊपर से देखने में ये एक बिल्कुल साफ सुथरी कंपनी थी, लेकिन अंदर ही अंदर ये काले धन को सफ़ेद करने की सबसे बड़ी वॉशिंग मशीन बन चुकी थी। और फिर इनके इस बहुत बड़े नेटवर्क पर नजर पड़ी भारत के सबसे बड़े दुश्मन दाऊद इब्राहिम की। दाऊद को अपने ड्रग्स, हथियार और आतंक के काले कारोबार के लिए एक ऐसे रास्ते की जरूरत थी जो बैंकिंग सिस्टम की पकड़ में ही ना आए, और उसकी ये तलाश खनानी भाइयों के दरवाजे पर आकर खत्म हुई, और यहीं से जन्म हुआ खनानी मनी लॉन्ड्रिंग ऑर्गेनाइजेशन का। कहा जाता है कि दाऊद ने खनानी भाइयों से बिल्कुल साफ कहा था, देखो, मेरे पास हुकूमतें हिलाने की ताकत है, लेकिन उस ताकत के पैसे को दुनिया की रगों में दौड़ाने के लिए मुझे तुम्हारा ये हवाला नेटवर्क चाहिए। और दौलत के भूखे खनानी भाइयों ने जुर्म के इस सबसे बड़े नाम से हाथ मिलाने में एक पल भी नहीं लगाया। और बस इस गठजोड़ के बाद खनानी भाइयों ने भारत के खिलाफ एक ऐसा आर्थिक युद्ध छेड़ दिया जिसका कोई ऐलान नहीं हुआ था, और उनका सबसे खतरनाक हथियार था नकली भारतीय नोट। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और दाऊद के इशारों पर खन्नानी ब्रदर्स ने फेक इंडियन करेंसी नोट्स, जिसे FICN भी कहते हैं, उसको छापने का एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। और ये सब पाकिस्तान की डीप स्टेट की निगरानी में हो रहा था। मकसद सिर्फ एक था, भारत की अर्थव्यवस्था को अंदर से खोखला करना। और ये कोई ऐसे वैसे नकली नोट नहीं थे, इन्हें सुपर नोट्स कहा जाता था। इन्हें सिक्योरिटी ग्रेड पेपर पर छापा जाता था, जिसमें असली नोटों की तरह वाटरमार्क और खास सिक्योरिटी धागे तक होते थे। ये इतने असली लगते थे कि कई बार तो बैंक की ATM मशीनें भी धोखा खा जाती थीं।
ये नोट छपते पाकिस्तान में थे, फिर इन्हें दुबई, काठमांडू, ढाका जैसे इंटरनेशनल हब्स के रास्ते भारत की सरहदों के अंदर भेजा जाता था और वहां से ये आतंकी संगठनों और अंडरवर्ल्ड के जरिए पूरे भारतीय बाजार में फैल जाते थे। अंदाजा लगाइए, 2010 के दशक तक ये माना जाता था कि हर साल लगभग 1500 से 2000 करोड़ रुपए की फेक करेंसी भारत में डाली जा रही थी। ये पैसा एक तरफ तो आतंकवाद की जड़ों को सींच रहा था और दूसरी तरफ आम लोगों के लिए महंगाई बढ़ा रहा था। लेकिन कहते हैं ना, हर साम्राज्य का अंत होता है। अब खनानी भाइयों पर दो तरफ से हमला होने वाला था, एक इंटरनेशनल एजेंसियों की तरफ से और दूसरा सीधे भारत के अंदर से। अब तक खनानी भाइयों के तार मेक्सिको के ड्रग कार्टेल से लेके अल कायदा तक से जुड़ चुके थे। जाहिर है वो अमेरिकी एजेंसियों के रडार पर आ गए। तो अमेरिका के ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन यानी DEA ने भारतीय खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर एक बहुत ही सीक्रेट ऑपरेशन प्लान किया और निशाना था दुबई में बैठा अल्ताफ खनानी। DEA के अंडरकवर एजेंट्स ड्रग्स तस्कर बनकर अल्ताफ से मिले और जब उन्होंने करोड़ों डॉलर के ड्रग मनी को साफ करने की बात की तो अल्ताफ ने बड़े घमंड से कहा, अरे फिक्र मत करो, पैसा चाहे खून से सना हो या कोकीन से, जब वो खनानी की मशीन से निकलेगा ना तो एकदम पाक साफ हो जाएगा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी कही हर बात रिकॉर्ड हो रही थी। इसके बाद DEA ने उसे एक बहुत बड़ी डील के बहाने पनामा बुलाया। सितंबर 2015 जैसे ही अल्ताफ खनानी पनामा एयरपोर्ट पर उतरा, अमेरिकी एजेंसियों ने उसे वहीं दबोच लिया। दो में से एक भाई का खेल खत्म हो चुका था। अल्ताफ तो पकड़ा गया, लेकिन जावेद, वो पाकिस्तान में अब भी हजारों करोड़ के नकली नोटों के ढेर पर बैठा था। और तभी 8 नवंबर 2016 को भारत सरकार ने नोटबंदी का ऐलान कर दिया और बस एक ही रात में जावेद के गोदामों में पड़ा वो नकली नोटों का पहाड़ रद्दी का ढेर बन गया। दाऊद और दूसरे आतंकी संगठन जो उसके क्लाइंट थे, अब उस पर अपना असली पैसा वापस करने का दबाव बना रहे थे। और फिर 4 दिसंबर को जावेद खनानी की लाश एक इमारत के नीचे मिलती है। पाकिस्तानी पुलिस कहती है ये एक सुसाइड है और केस बंद कर देती है, वो भी बिना किसी पोस्टमार्टम के। तो सवाल ये है कि क्या सच में उसने खुदकुशी की या फिर अब वो पाकिस्तानी डीप स्टेट और दाऊद के लिए एक ऐसा राजदार बन गया था जिसे रास्ते से हटाना बेहद जरूरी था। ये सवाल आज भी एक अनसुलझी पहेली है।